नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है फूड प्रिजर्वेशन, जिसे हम खाद्य संरक्षण एवं मिलावट कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य संरक्षण क्या है? भोजन को बिना उसके पौष्टिक तत्व नष्ट किए लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखना ही हम क्या कहते हैं? खाद्य संरक्षण कहते हैं। ये खाद्य संरक्षण ऐसा नहीं है कि अभी हाल में ही शुरू हुआ है। खाद्य संरक्षण का प्रचलन प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ठीक है, जब हमारे दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे या फिर उनसे भी पहले, ठीक, तब से ये खाद्य संरक्षण का सिस्टम चला आ रहा है। तो पहले लोग प्राकृतिक रूप से खाद्य संरक्षण करते थे। खाद्य संरक्षण के द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थों को पूरे साल तक उसके बिना पौष्टिक तत्वों को नष्ट किए रख सकते हैं। ये है खाद्य संरक्षण। ठीक है, जैसे कि अचार हुआ, गेहूं हुआ, अनाज दाल हुआ, चावल हुआ, ये सभी जो है वो साल भर उगते नहीं है, खेतों में होते नहीं है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो लोगों ने क्या किया, इसको सुखा करके, इसको बहुत सारे तरीकों से, जैसे अचार बनाते हैं लोग कीटबन करके, और इस तरह से डब्बे में पैक करके उन्होंने रखना शुरू किया, ताकि वो जो बाहरी जीवाणु है उनसे बचा रहे और लंबे समय तक बिना पौष्टिक तत्व उसमें से नष्ट हुए वो रह सके। ठीक है, तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? खाद्य संरक्षण कहते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते थे लोग? पहले लोग ज़्यादातर खाद्य पदार्थों को सुखा करके रखते थे, डब्बे में बंद करके रखते थे, पाश्चुरीकरण के माध्यम से रखते थे, जिसके कारण ये जो चिप्स होते हैं, ठीक है, और अचार, मुरब्बा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सभी क्या है? खाद्य संरक्षण है। ठीक, तो अब तो बहुत सारे केमिकल्स लोग यूज करने लगे हैं, लेकिन जो केमिकल यूज किए जाते हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसलिए केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। ठीक, तो उसी चीज़ को हम समझेंगे कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं, यानी कि किस किस प्रकार से खाद्य पदार्थों को हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है खाद्य परीक्षण का सिद्धांत। ये खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना। जैसे मान लीजिए हम किसी भी खाद्य पदार्थों को, जैसे मान लीजिए गेहूं है, ठीक, गेहूं को अगर हमें लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो उसमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका नमी खत्म करेंगे। नमी को हम कैसे खत्म करेंगे? तो ताप के द्वारा खत्म करेंगे। ठीक है, उसको सुखा करके करेंगे। तो जब भी हम गेहूं, चावल, इन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं तो सबसे पहले हम उसको धूप दिखाते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद हम उसको डब्बे में पैक करके रखते हैं, ताकि उसमें नमी ना जाए और वो खराब ना हो। ठीक, तो खाद्य पदार्थों से सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं ताप के द्वारा। ये विधि या तो आग पे सुखा करके होती है। ठीक, तो आग पे सुखा करके किस किस को हम संरक्षित कर सकते हैं? जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा बनाते हैं तो उसको आग वाले ताप पे सुखाते हैं, ना कि धूप वाले ताप पे। ठीक, लेकिन जब वही हम गेहूं, चावल, दाल, इन सब चीज़ों का, अनाजों का संरक्षण करते हैं तो वो उन चीज़ों को हम ताप द्वारा और प्रकाश के किरणों द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की क्रियाशीलता को रोकना। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीव जो हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो नमी जब पाते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एब्सॉर्प्शन करते हैं, जैसे कि वायु को पूरी तरह से रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ को हम डब्बे में बंद करके रखते हैं, ठीक है, जैसे दाल हुआ, तो दाल को घून से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए उसको क्या करेंगे? ऐसे डब्बे में पैक करके रखेंगे जिसमें हवा प्रवेश न करे, जिसके कारण कि जीवाणु उसमें न पनप पाए। आप देखते होंगे कि कभी कभी नमी और वायु के कारण जो दाल है हमारी, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, घुन लग जाते हैं, चावल में भी लग जाते हैं, ठीक है, चिप्स में भी लग जाते हैं, पापड़ में भी लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इन्हें ऐसे डब्बे में रखें, ऐसे पैकेट में रखें जहां पर हवा पूरी तरह से प्रवेश न कर पाए। ठीक है, और छान करके रखना। ठीक, उसमें से जितने भी रॉ मटेरियल हैं उसको बाहर अलग निकाल देना और
उसको जो अच्छे खाद्य पदार्थ हैं उन चीज़ों को अलग कर देना। तो इससे भी कुछ हद तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है हमारा कम ताप का प्रयोग करके, जैसे चिप्स, पापड़, इन सब चीज़ों को कम ताप पर धीरे धीरे सुखा करके हम लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हम क्या करते हैं कि आग जला करके तेज ताप पर और उसको सुखा करके रख देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि उसको धीरे धीरे कई दिनों तक सुखाते हैं। लंबे समय तक अनाजों को रखने के लिए पहले तो वो खेतों में पक जाते हैं, फिर पकने के बाद जब कट के घर आते हैं तब भी उनको सुखा करके धूप में रखते हैं। ठीक, धीरे धीरे जो अचार मुरब्बा हम लोग अचार बनाते हैं उसको भी हम लोग धीरे धीरे ताप पर क्या करते हैं, पका करके ही रखते हैं ताकि वो पूरे साल तक सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कम ताप का प्रयोग करके यानी कि सुखा करके भोज्य पदार्थों का हम संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। जितने भी हमारे खाने पीने वाली चीजें हैं उन सभी को हमें सूक्ष्म जीवों से दूर रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टीन के बर्तन एवं थैलियों में भर करके रखना चाहिए। सूक्ष्म जीवों से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनको हम कस करके डिब्बाबंद थैलियों में और डिब्बाबंद बोतलों में रखें। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे कि जो घी वगैरह रखते थे तो वो शीशे, कांच और या फिर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसमें हवा प्रवेश न करे, ऐसे बर्तन उसको कस करके रखते। ऐसे करके वो सालों साल तक चीज़ों को सुरक्षित रखते थे बिना खराब हुए। ठीक है, तो यही सब है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण की विधियाँ, जिसमें नमी को दूर करके, जब हम नमी को दूर कर देते हैं और वायु उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है तो इससे जीवों का पनपना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो जल्दी नहीं पनप पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो उसका मूल रूप से जो पौष्टिक तत्व है वो बिना नष्ट हुए लंबे समय तक अच्छे से चलता है। ठीक, अगला है भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। जो उसमें हमारा जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, उसमें कुछ स्वतः ही क्षति होती है, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिरक्षण का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जैसे कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको संरक्षण करने के लिए हमें कुछ रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ एसिड का प्रयोग करना पड़ता है। नेचुरल रूप से अचार, ठीक है, अचार या फिर खटाई को अगर हमें संरक्षित करके रखना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। ठीक है, नमक के द्वारा लंबे समय तक लहसुन मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। इन सब चीज़ों से उसकी जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और लंबे समय तक वो सुरक्षित चलते हैं, तेल में रख करके करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से परिरक्षण का उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों जो स्वतः नष्ट होते हैं खाद्य पदार्थ उनको रोक सकते हैं। ठीक है, फिर है भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करके। जैसे भोजन में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो जिनको निष्क्रिय करना ज़्यादा आवश्यक होता है, नहीं तो वो सड़ने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एप्पल, पोटैटो या फिर केले का संरक्षण करना है, ठीक है, तो उसमें एंजाइम्स होते हैं, अगर वैसे हम रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन जब उनके एंजाइम्स को नष्ट करना की बात आती है तो उसका हम क्या करते हैं, स्लाइस में काट लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, फिर ताप में सूर्य की रोशनी में धीरे धीरे उसको सुखा लेते हैं और फिर पैकेट में बंद करके रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, उसका ब्लीचिंग करके हम रखते हैं। ठीक है, अगला है यांत्रिक एवं भौतिक कारण के द्वारा क्षति को रोकना। यांत्रिक एवं भौतिक रूप से भी हमारे भोज्य पदार्थों की क्षति होती है, उसको सही प्रयोग करके हम रोक सकते हैं। इस प्रकार से हम भोजन का अपने संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन आजकल के भागम भाग के युग में, क्योंकि ये युग है व्यापारिक युग, ठीक है, लोग व्यापार करने के लिए कई प्रकार के रसायनों का भी प्रयोग करने लगे हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। इसके लिए EU और जो ICMR है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हम लोग रंग यूज करते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के रंगों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए भोज्य पदार्थों में। ठीक है, और कई प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनका भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है पैकेट को सील करने के लिए, ताकि भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खराब ना हो
और यूं ही बना रहे, तो वो सब चीज़ें हमारे शरीर को नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, तो ये तो रही मोटी मोटी खाद्य परिरक्षण की सिद्धांत। ठीक, हम देखेंगे कि भोज्य पदार्थों को खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारा जो भोजन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसका मुख्य और पहला कारण ये होता है कि भोजन का जीवों द्वारा नष्ट होना। हमारा जो ये भोजन होता है उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में अगर आप सुबह अपने भोजन को बना करके रख देते हैं और उसे किसी ठंडे जगह पे नहीं रखते हैं तो आप उसमें से बहुत सारे भोजन खराब पाएंगे। जैसे आपकी जो दालें रहती हैं वो शाम होते होते खट्टी हो जाएंगी। ठीक है, उसमें बुदबुदे निकलने लगेंगे। वो क्या है, वो जीवाणु उनमें प्रवेश कर गए होते हैं जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। चावल चिपचिपा हो चुका होगा, वो क्या है, उसमें जीवाणु प्रवेश कर गए होते हैं, इसके वजह से वो खराब हो जाता है शाम होते होते ही। ठीक, इसी तरह से अगर जो रोटियां हैं उसमें फफूंद लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम उसको नमी वाले जगह पे रखते हैं तो आप स्वयं इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। अगर 1 से 2 दिन तक आप रोटी को नमी वाले जगह पे रखिए तो उसमें फफूंद आ जाएंगे। जैसे बरसात के मौसम में कपड़ों पे फफूंद आ जाती है, सेम वैसे ही तो वो क्या है, जीवाणु हैं जो कि हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और अगर हमने उस चीज़ को खा लिया तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी सड़े हुए भोजन को खाने के ही वजह से हुई थी, क्योंकि उनका नियम था कि जो सबसे पहले उनके घर आएगा उनको न्योता देगा खाने का, उसके घर वो खाने जाते थे। ठीक है, तो एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब था। अब गलती उसकी नहीं थी, गलती ये थी कि वो बहुत गरीब था, लेकिन वो चूंकि भगवान लोग मानते थे इसलिए जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं या जो हमारे आदर्श हैं वो हमारे घर जरूर आए, भोजन करें। अब हमारे पास जो कैपेसिटी होगी, उस जो क्षमता होगी उसी के अनुसार तो हम सेवा भाव करेंगे। वो जो व्यक्ति था वो क्या किया कि उनके लिए रोटियां बना कर के रखा था, क्योंकि वो फूड संरक्षण नहीं जानता था। ठीक है, तो वो रोटियां बना कर के रखा था कि हमारे घर भगवान आएंगे तो खाएंगे। अब चूंकि उनका नियम था तो उन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से उन्हें डायरिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम खराब भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और मृत्यु तक की संभावनाएं हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भोज्य पदार्थ खराब हो गए हो उसे खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना, जैसे जीवाणु, फफूंद, खमीर लग जाती है। ठीक, जब हमारे भोजन में नमी प्रवेश करने लगती है और अत्यधिक गर्मी, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो ये जीवाणु, फफूंद, इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी कच्चे हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको आप बाहर रख दीजिए तो वो बहुत जल्दी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। उनमें खमीर लग जाती है, फफूंद लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो सबसे बड़ा कारक माना जाता है वो है साल्मोनेला समूह। साल्मोनेला समूह एक जीवाणु जनित संक्रमण है। ठीक है, जिसके वजह से हमें टाइफाइड, डायरिया और उल्टी, इन सब चीज़ों की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये जो साल्मोनेला जीवाणु है ये हमारे भोजन में प्रवेश करता है और हमें बहुत सारे बीमारी जैसे डायरिया को चुनौती देता है। साल 2005 में डायरिया से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी दस्त होने की वजह से। क्योंकि उन्होंने जो भोज्य पदार्थ थे वो गलत उपयोग किए थे। ठीक है,
इसी तरह से साल्मा टाइफीम्यूरियम एक समूह है जीवाणुओं का, वो भी बहुत ही खतरनाक जीवाणु होता है। जैसे ये नहीं है जरूरी कि जितने भी मार्केट में खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं, ठीक है, वो अगर अच्छा महक देते हैं, सुगंधित तो उसमें से महक आ रही है, तो वो 100% सही ही होंगे, क्योंकि उसमें कई प्रकार के ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही सुगंधित महकते हैं, ठीक है, लगता नहीं है कि ये अभी खराब हुए हैं। जैसे मिठाइयाँ हुई, मिठाइयों में भी फफूंद लग जाती है, लेकिन उसमें केवड़ा जल, गुलाब जल और भी बहुत सारे चीज़ों को मिलावट किया जाता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक तरोताज़ा महकते हैं। लेकिन वो हमारे शरीर को, चूँकि उसमें जब जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वो नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक जीवाणु होता है जिसके द्वारा हमें बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है, साल्मोटाइफीम्यूरियम जीवाणु, ठीक है। अब है बार्टोल्यूजिन। बार्टोल्यूजिन जो होती है वो उसकी वजह से क्लास्ट्रीडियम एनाराउ जैसी खतरनाक समस्याएं आती हैं। इसमें ये क्या है, ये वो जीवाणु है जिसकी वजह से हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें से बदबूदार स्मेल आने लगती है। यानी कि बदबूदार जब खुशबू आती है तो वो किस जीवाणु के कारण आती है, तो आती है बार्टोल्यूजिन समूह के कारण, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि हवा और पानी की उपस्थिति में जब खराब हो जाते हैं तो क्या होते हैं, उसमें बार्टोल्यूजिन जीवाणु बहुत तेजी से वृद्धि करने लगते हैं और वो बदबू करने लगते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि सुबह का बनाया हुआ खाना शाम को आप किसी पानी और हवा के संपर्क में मिला करके रख दीजिए, सुबह तक देखिए वो कैसे बदबू करता है, ठीक है। ये बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, ठीक। स्टेफिलोकोकाई समूह, स्टेफिलोकोकाई समूह जो होता है वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो नाक में फुंसी, घाव होना, फोड़े, फुंसी होना, ये सब आम समस्याएं देखने को मिलती है। ये भी खाद्य पदार्थों के संरक्षण न होने के कारण, यानी कि जो भोजन हमारा खराब हो चुका है उसके सेवन के कारण होता है स्टेफिलोकोकाई समूह, जिसके वजह से क्या होता है, घाव, फोड़े, फुंसी नाक के बाल में पाए जाते हैं। यानी कि हमारे जो नाक है उसमें घाव और फोड़े, फुंसी निकलने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि स्टेफिलोकोकाई समूह ने अटैक कर दिया, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम बेलगार्ड समूह, जो क्लास्ट्रीडियम बेलगार्ड समूह है वो बासी भोजन में प्रवेश करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे बासी भोज्य पदार्थ हैं जिनको हमने हवा और जल के संपर्क में ऐसे ही खुला छोड़ दिया, उसका संरक्षण नहीं किया, तो ये बहुत तेजी से उसमें पनपते हैं, ठीक है। जो कि मिट्टी, हवा, जल के संपर्क में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं अगर उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो, ठीक है। अगला है फफूंद। सभी फफूंद जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जैसे अगर हमें डबल रोटी बनानी है तो उसमें खमीरीकरण अथवा फफूंदी लाना आवश्यक होता है, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें डबल रोटी हो गया, ठीक है, और आमतौर पे घरों में गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं, वो हो गया। बहुत सारी ऐसी डिशें हैं जैसे ढोकला हो गया, ठीक, इडली हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए खमीरीकरण लाना आवश्यक होता है। तो सभी खमीर जो है वो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। इसलिए ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है कि बहुत ज़्यादा खमीरीकरण अगर कर दिया जाए तो वही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सभी खमीर नुकसानदायक नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है ईस्ट, ठीक है। तो ये शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे ईस्ट का प्रयोग हम केक बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ईस्ट का प्रयोग हम लोग पुआ बनाने के लिए करते हैं, मालपुआ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है।
तो ये ईस्ट जो होता है वो सभी ईस्ट क्या होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं। कुछ जैसे खमीर हुआ, ईस्ट हुआ, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होता है। दही हुआ, ठीक है, दही को भी हम क्या करते हैं, किण्वन करके ही बनाते हैं, ठीक। तो उसमें भी बैक्टीरिया होती है, लेकिन वो क्या है, वो लाभकारी बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है। तो दूध में उस ईस्ट को प्रवेश करा करके हम दही का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बहुत सारी खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं उनमें खमीर और ईस्ट का प्रयोग करके उसको और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ये नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भोजन स्वतः नष्ट होना, भोजन स्वतः कैसे नष्ट होता है, जैसे मान लीजिए विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों को हम पका रहे हैं, अब पकाते जा रहे हैं तो वो क्या होगा, उसमें से जो पौष्टिक तत्व होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भोज्य पदार्थों का ये स्वतः नष्ट होना भी एक संकट ही है, ठीक है। यांत्रिक तथा भौतिक रूप से, अब देखिए खाद्य पदार्थों का भौतिक रूप से उनमें क्या क्या संकट आते हैं। जैसे हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो भौतिक रूप से किस प्रकार से खराब होते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे भोज्य पदार्थों में, जैसे मान लीजिए भोज्य पदार्थों में बीड़ी अथवा सिगरेट अगर गिर जाती है तो वो भी हमारे लिए क्या है, प्रदूषण का कार्य करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इसी तरह से खाने में बाल का होना ये भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। पत्थर का होना जो कि हमारे अगर हमने नहीं निकाला, खा लिया तो क्या होगा, हमारे शरीर में जा कर के पथरी का निर्माण करेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा, ठीक। तना अथवा बीज, जैसे हम लोग जब खेतों में अनाज उगाते हैं, ठीक, तो उसमें उसके साथ बहुत सारे घास, बहुत सारे पौधे भी उगते हैं, ठीक। जब हम उसको घर में लाते हैं, अगर अलग नहीं करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे खाद तने और बीज होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और भोज्य पदार्थों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो वो क्या है, हमारा ये सब भौतिक संकट है खाद्य पदार्थों के लिए, ठीक। हड्डियों के टुकड़े एवं पंख, चिड़िया होती हैं गिर जाती हैं, उनके पंख गिर जाते हैं, किसी पशु पक्षी ने किसी को मार दिया, उसकी हड्डियां और ये सब क्या है, भोज्य पदार्थों में नुकसान पहुंचाते हैं। माचिस की तीलियां, ठीक, आभूषण, कील, रेशेदार जूट, बटन, ये सभी क्या है, भौतिक रूप से यानी कि आँखों से हम जिनको देख सकते हैं और उनको दूर भी कर सकते हैं, ये सभी संकट है भोज्य पदार्थों के। बात आती है कि खाद्य पदार्थों पर अदृश्य रासायनिक संकट कौन कौन से आते हैं। तो खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। मार्जन रसायन का प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत सारी मिलावटें हो जाती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर और मरीच हो गया तो उसमें पपीते का बीज मिला दिया जाता है, ठीक है। दाल में खेसारी की दाल मिला दी जाती है जो कि लैथेरिज्म नामक रोग जिसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसे मिलावट होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, ठीक। स्वीकृत खाद्य पदार्थों की मिलावट, जिन पदार्थों को स्वीकृत किया गया है सरकारी मानदंडों के अनुसार उनका अधिक प्रयोग कर देना। जैसे मान लीजिए अभी हाल में बहुत सारी खबरें वायरल भी हो रही हैं कि जो उस पे बैंड लगा हुआ है, जैसे फूड पे कलरिंग का बैंड लगा हुआ है, उसमें हम रंगों का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर भी लोगों को लुभाने के लिए लोग फूड कलर का प्रयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये
स्वीकृत खाद्य पदार्थ में अधिक मतलब मात्रा से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह से आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जा रहा है, जो कि हमारे शरीर में कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। फिर भी हम उसको कैल्शियम कार्बाइड से ही पका करके खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ठीक है। अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, जिन खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है हमारे ICMR ने, EU ने, ठीक है, उनका भी हम प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो व्यापारिक धंधा है वो बहुत अच्छे से चले, धड़ल्ले से चले। ठीक, जैसे पैकिंग करने के लिए हम रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक बिना खराब हुए चले। अब लोगों का क्या है, लोग तो ये सोचेंगे कि जो हम खुली हुई चीज़ें लेते हैं वो बहुत ख़राब मिलती हैं, कि जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हम पैकेट वाली चीज़ें लेंगे तो वो बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक, लेकिन हर व्यक्ति को ये नहीं ना पता है कि उसमें क्या चीज़ मिलाया गया है जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक सुरक्षित है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो स्वीकृत मानदंड है, अस्वीकृत मानदंड है, उनका भी मिलावट हम किए जा रहे हैं भोज्य पदार्थों के लिए। तो ये खाद्य पदार्थों पे अदृश्य यानी कि बिना दिखाई देने वाले रासायनिक संकट हैं। ठीक है, पशु चिकित्सीय अवशेष। ठीक है, पशु चिकित्सीय जो अवशेष होते हैं, जैसे मान लीजिए पशुओं को के चिकित्सा में उपयोग किया गया होता है और उसके जो अवशेष बच जाते हैं उसको खेतों में फेंक दिया जाता है। ये सभी क्या है, नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो कि हमारे खाद्य पदार्थों में जैसे भूमि में जब जाती हैं और उसमें मिल कर के क्या नुकसान पहुंचाती है। जैसे देखिए, ये कैल्शियम कार्बाइड है जो ये भूमि में नेचुरल रूप से उत्पन्न होता है, तो धीरे धीरे फलों को पकाता है, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी से फलों को पकाने में उपयोग होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये सभी रहे खाद्य पदार्थों पे अदृश्य रासायनिक संकट, जिनका उपयोग होता है हमारे भोजन को खराब करने में। अब हम समझेंगे कि खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जो जैविक संकट है वो कौन कौन से हैं। तो जैविक संकट जो है दिखाई देने वाले वो हैं मक्खी, कृमि, तिलचट्टा, इल्ली और घुन। ये सभी क्या है, ये सभी दिखाई देते हैं और ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे चावल अथवा गेहूं में घुन पड़ जाते हैं, जो कि उसको खोखला धीरे धीरे कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो इल्ली होती है, झिल्ली होती है, वो पड़ जाती है। एक आप लोग देखे होंगे कि चावल में सफ़ेद रंग के कीड़े पड़ जाते हैं जो ऐसे चलते हैं, तो वो पड़ जाते हैं, वो भी हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट करने का ही कार्य करते हैं। तिलचट्टा भी हमारे भोज्य पदार्थों को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कृमि हो गया, मक्खी हो गया, ये सभी क्या है, हमारे भोज्य पदार्थों को खराब करने के लिए दिखाई देने वाले जैविक तत्व हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले सूक्ष्म जैविक तत्व क्या होते हैं। तो जो सूक्ष्म जैविक संकट होते हैं वो होते हैं जीवाणु, खमीर, विषाणु और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव हैं और ये दिखाई देने वाले थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, तो इनको तो आसानी से हम देख सकते हैं, लेकिन इनको हम बहुत आसानी से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये खमीर के माध्यम से, फिर बदबू के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। प्रोटोजोआ जब लग जाते हैं, जैसे शैवाल टाइप का जो हमने पढ़ा था कि उसमें फफूंदी लग जाती है। ठीक है, तो फफूंदी कैसे लगती है, प्रोटोजोआ के अटैक करने की वजह से ही लगती है, विषाणु के कारण। जैसे मान लीजिए पेय पदार्थ हो गया, ठीक है, जैसे दूध हो गया, दूध को अगर आप गर्म करके मत रखिए तो देखिए कैसे खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सूक्ष्म और ये असूक्ष्म
जैविक संकट हैं जो कि हमारे भोज्य पदार्थों को नुकसान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।